अगर आप प्रिपेयर होने वाले हैं यूपी टेट 2026 के लिए तो ये सेशन आपके लिए बेहद खास है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी यूपी टेट की प्रैक्टिस सीरीज की, उसी क्रम में हम आज बात करेंगे 2018 में जो भी 30 क्वेश्चन आए थे सीडीपी और टीचिंग मेथड के, उनके बारे में। नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या था देखेंगे और हमें क्या पढ़ना है वो भी समझेंगे। तो चलिए आज का ये बेहद महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए अभिप्रेरणा के सिद्धांत, बी अधिगम का सिद्धांत, सी व्यक्तित्व के सिद्धांत और डी विकास के सिद्धांत। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो कोहलर हैं वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इन्होंने अपना जो प्रयोग है वो चिंपैंजी पे किया था। तो अगर आपने बीएड में या डीएलएड में पढ़ा होगा इनकी थियरी, तो आपको याद होगा कि चिंपैंजियों पे इन्होंने अपना प्रयोग किया और इन्होंने अपना अधिगम का सिद्धांत दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। पहला 15, दूसरा 10, तीसरा 12, चौथा 14। तो आप देख पा रहे होंगे कि यूपी टेट में आपसे सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इट मीन्स कि आपको बिल्कुल फैक्ट्स पता होने चाहिए, एकदम सटीक जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अपना आंसर दे पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 14। इन्होंने 14 सहज प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो 14 होती हैं, जिनमें भूख, जिज्ञासा, पलायन, कामुकता इत्यादि शामिल हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए है समझ, ऑप्शन बी है समस्या समाधान, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता और ऑप्शन डी है अनुप्रयोग। तो बताएंगे कि मानसिक उद्वेलन का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो मानसिक उद्वेलन होता है इसका सीधे सीधे संबंध होता है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी से। मानसिक उद्वेलन इसका मतलब कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, और ब्रेन स्टॉर्मिंग जब भी आप करेंगे तो वो सृजनात्मकता को आपको दिखाती हुई नजर आएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सृजनात्मकता। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? यानी कि कुत्ते का प्रयोग किसने किया था? स्किनर, कोहलर, कोफ्ता या पावलोव। तो आपको पता है अच्छे से कि स्किनर ने कबूतर पे अपना प्रयोग किया था, कोहलर ने चिंपैंजी पे, और कोहलर और कोफ्ता दोनों ने चिंपैंजी पे किया था, और कुत्ता पावलोव का विषय था। यानी कि पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ते का इस्तेमाल किया था। आपको अच्छे से याद होगा कि वो कुत्ता एक लीवर बजाया जाता था, घंटी बजती थी एक समय पे और फिर वो आता था और उसको खाना मिल जाता था। तो ये प्रयोग था जिन्होंने किया था कोहलर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? बताएंगे। ऑप्शन ए है बुद्धि, बी है अभिप्रेरणा, सी है व्यक्तित्व और 4 है सृजनात्मकता। तो मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह ये सारे आपकी सृजनात्मकता के उदाहरण हैं या घटक हैं। आगे देखिए, युयुत्सा है एक मूल प्रवृत्ति, कल्पना, चिंतन या संवेग। तो युयुत्सा मूल प्रवृत्ति है यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है जब शिक्षक केवल व्याख्यान दे। तो आप देख सकते हैं कि ये टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके कॉन्सेप्ट फॉलो होंगे। सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है जब शिक्षक केवल व्याख्यान दे, छात्र सक्रिय रूप से भाग ले, छात्र केवल रट कर याद करे, शिक्षक अनुशासन पर ही ध्यान दे। तो देखिए, शिक्षक केवल व्याख्यान देगा तब तो सीखना प्रभावी नहीं होगा। छात्र केवल रट कर याद करेगा तो रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नहीं करना है, कहीं भी नहीं करना है। शिक्षक अनुशासन पर ही ध्यान दे, तो सिर्फ अनुशासन कभी भी शिक्षक अच्छा शिक्षण या प्रभावी शिक्षण नहीं हो सकता। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी शिक्षण तभी होगा जब छात्र जो है वो एक्टिव होगा, एकदम आपकी क्लास में सक्रिय रूप से भाग लेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा थार्नाडाइक के सीखने के गौड़ नियम में शामिल नहीं है? तो देखिए कौन सा है जो गौड़ नियम नहीं है।
आंशिक क्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम या प्रतिक्रिया का नियम। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि थार्नाडाइक ने जो भी अपने गौड़ नियम दिए थे उसमें से जो नियम था वो बहुप्रतिक्रिया का नियम था, सादृश्यता का नियम था और आंशिक क्रिया का नियम भी था। जो नहीं था वो था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम गौड़ नियमों में शामिल नहीं था। बाकी ये सारी चीज़ें, ये सारे तीनों ही शामिल थे। तो इसके लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है। तो बताएंगे कि किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है। एक व्यक्ति जो पहले से स्कूटर चला रहा है, तो जब वो कार चलाएगा तो उसके जो पूर्व ज्ञान हैं वो कार चलाने में सहायक होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं। तो ऊर्ध्व अंतरण तो नहीं होगा, द्विपार्श्विक अंतरण भी नहीं होगा और क्षैतिक अंतरण भी नहीं होगा। इसके लिए जो करेक्ट आंसर बनेगा वो धनात्मक अंतरण होगा, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आपका पूर्व ज्ञान आपके आने वाले ज्ञान में, यानी कि आपने जो नया अधिगम किया है उसमें सहायक होता है, तो वहाँ पे धनात्मक अंतरण होता है। तो यहाँ पे आपका स्कूटर चलाने का ज्ञान आपके कार चलाने के ज्ञान में शामिल होकर उस ज्ञान को या अधिगम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे धनात्मक अंतरण हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसफेसिया या डिस्प्रेसिया। तो बताएंगे संप्रेषण यानी कि बोलने में विकार कहाँ होता है। तो बोलने में विकार होता है बोलना या पढ़ना डिसलेक्सिया में। डिसकैलकुलिया तो गणित में होता है। आपको पता है कि जब भी गणित से संबंधित समस्याएं होती हैं तो उसमें डिसकैलकुलिया। मंदित मना बालकों की शिक्षा है तो कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। तो सर्वप्रथम तो आप ये जानें कि मंदित मना बालक क्या होते हैं। ऐसे बालक जो मंद बुद्धि वाले होते हैं उनको मंदित मना बालक कहते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, संवर्धन उपागम, उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, व्यक्तित्व अनुदेशन या त्वरण उपागम। तो जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनको हमें व्यक्तित्व अनुदेशन की आवश्यकता होती है, यानी कि जिसको आप कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार उनको इंस्ट्रक्शन दे के कार्य कराना या पढ़ाना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो बताएंगे कि इनमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत बात है। विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि विकास को आप माप नहीं सकते हैं, ये एक गुणात्मक प्रक्रिया है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 13, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं अभिक्षमता, मूल्य, रुचि या अभिप्रेरणा। तो देखिए अगर किसी एक क्षेत्र में बालक विशिष्ट योग्यता रखता है तो उसको हम अभिक्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है। तो देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो आप बताएंगे कि ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तो आपको पता है कि इनकी जो अवस्था है वो पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, जिसको आप प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, उससे मिलती जुलती है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखिए कौन व्यक्ति के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बताएंगे कि कौन सा है जो व्यक्तित्व के गुण से संबंधित नहीं है। बताइए, केटल, आइसेंक, फ्रायड या अल्पोर्ट। तो आपको बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी प्रश्न हो उसमें नहीं जो वर्ड हो उसको हमेशा अंडरलाइन कर लें, ताकि आपसे क्वेश्चन बनाते समय कोई भी गलती नहीं हो। तो आपको पता है कि अल्पोर्ट तो व्यक्तित्व से संबंधित है, केटल भी संबंधित है, आइसेंक भी संबंधित है। जो नहीं थे वो थे फ्रायड जो थे वो मनोविश्लेषणवाद से संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फ्रायड। आगे देखिए प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, अग्रिम व्यवस्था
व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? बताएंगे। सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यक्तित्व या व्यवहार परिमार्जन। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, करेक्ट आंसर बनेगा सूचना प्रक्रियाकरण। आगे देखिए प्रश्न संख्या 17, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? बताइएगा। रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, या तैयारी और अर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। आगे देखिए प्रश्न संख्या 18, कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित करने की प्रक्रिया है। बताएंगे। ऑप्शन है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। तो आपको पता है कि जब कार्य को आरंभ करते हैं, जारी रखते हैं और उसको रेगुलेट करते हैं तो उसको हम प्रेरणा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोटिवेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 के लिए। आगे देखिए, विस्मृति कम करने का उपाय है। तो कैसे आप विस्मृति कम करेंगे, यानी कि भूलने की चीज़ें जो हैं या भूलने की प्रवृत्ति है उसको कैसे कम करेंगे? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो देखिए, जब भी आप पुनरावृत्ति करेंगे तो आपकी विस्मृति कम हो जाएगी, यानी कि आपकी जो लर्निंग है वो स्ट्रांग होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, क्रोध व भय प्रकार हैं। बताएंगे किसके? अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के। तो आपको पता है कि जो ये क्रोध, भय, प्रेम, स्नेह ये सारे संवेग होते हैं। तो इमोशन जो होते हैं वो हमारे उसके प्रकार हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संवेग। प्रश्न संख्या 21 देखिए, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। तो देखिए, अगर हम किसी भी व्यक्ति की बाह्य नकल करते हैं तो वो अनुकरण होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। तो अभी मैंने आपको बताया कि पूर्व ज्ञान अगर आपके नए ज्ञान में सीखने में मदद करता है तो वो सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही पेपर में आपको एक जैसे मिलते जुलते 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं और प्रश्न जो हैं बिल्कुल बहुत मॉडरेट लेवल के हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके सिलेबस से बाहर हो या बहुत टफ हो। आगे देखिए, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें आपने सीखी और आप उसको भूल गए तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन देखिए, कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान। तो कल्पना तो नहीं होगा, स्मृति भी नहीं होगा, ध्यान भी नहीं होगा, ये होगा विस्मृति, यानी कि जब आप भूल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं विस्मृति। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया गया था? बताएंगे। ऑप्शन देखिए, व्यक्तित्व, बुद्धि, वृद्धि या रुचि। तो आपको पता है कि जो भाटिया बैटरी प्रयोग था वो किसी भी व्यक्ति की बुद्धि के लिए परीक्षण किया जाना था, यानी कि इंटेलिजेंस के लिए था। इसमें यह एक परफॉर्मेंस टेस्ट था जिसमें भाटिया जो थे उन्होंने 1955 में ये एक प्रयोग विकसित किया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें सूची को सुमेलित करना है, यानी कि सूची ए को सूची बी से मिलाना है। चलिए देख लेते हैं। हल आवश्यकता का सिद्धांत, मैकडूगल मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, फ्रॉयड मनोविश्लेषण सिद्धांत और मैस्लो प्रौढ़ अवकलन का सिद्धांत। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर जो ए है, हल। तो हल का संबंध होता है ये प्रौढ़ अवकलन सिद्धांत से, यानी कि ए का 4। तो देखेंगे आप कि ए का 4 कहाँ है। तो आपको इन तीनों ऑप्शन में तो ए का 4 नज़र नहीं आ रहा है। प्रौढ़ आकलन यानी कि ए का 4 इसमें कहीं नहीं है, इसमें ये है ए का 4। आप देख सकते हैं ए का 4 है इसी में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो आप ये बिना देखे ही लगा सकते हैं अगर आपको एक पता हो, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। मैकडूगल, तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति, बी का 2, तो इसमें बी का 2 है। फ्रायड, आपको पता ही है
कि फ्रायड जो थे वो मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सी का 3, तो इसमें सी का 3 है और डी का 4। मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। तो ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार आप फिर से पढ़ेंगे। हल ने प्रणोद अवकलन का सिद्धांत दिया था। मैकडूगल मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था और मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, इससे आप बनने वाले और भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो बताएंगे कि कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो आपको पता होना चाहिए कि अभिक्रमित अनुदेशन में अभ्यास का सिद्धांत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 अभ्यास का सिद्धांत इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 27 देखिए। थार्नाडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थियरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो बताएंगे क्या महत्वपूर्ण नहीं है। अभिप्रेरक, उद्दीपक, क्रिया प्रसूत या अंतर्नोद। तो आपको पता होगा कि जब थार्नाडाइक ने अपनी SR थियरी दी थी तो उसमें क्या क्या चीज़ें थीं जो उनके लिए महत्वपूर्ण थी और क्या चीज़ें थीं, तो बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत व्यवहार। आपको पता है कि ये क्रिया प्रसूत व्यवहार स्किनर ने अपने प्रयोग में लाया हुआ था, ज़्यादातर उन्होंने ही प्रयोग किया था। आगे देखिए 28। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा था, यानी कि बहुत लेस इसका प्रयोग किया था, और यानी कि आप कह सकते हैं कि इसको अवॉइड किया था। संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, प्रत्यय अधिगम या शाब्दिक अधिगम। तो आपको बताना कि सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही, संकेत अधिगम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव है, बताएंगे। पुनर्बलन कौशल, समापन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या प्रस्तावना कौशल। तो शिक्षण के दौरान आवाज़ में जो परिवर्तन होता है या उतार चढ़ाव होता है उसको हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 उद्दीपन परिवर्तन कौशल। आगे देखिए निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो बताएंगे प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन, माध्यम या अंतःक्रिया। तो अंतःक्रिया तो बिल्कुल होता है, अंतःक्रिया के बिना संप्रेषण हो ही नहीं सकता है। माध्यम भी सही है और प्रतिपुष्टि भी सही है। करेक्ट मतलब प्रतिपुष्टि भी इस यहाँ पे सही है, लेकिन जो नहीं है वो पूछा है आपसे, और ये पुनर्बलन नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही सही हो जाएगा पुनर्बलन, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है और नेगेटिव टर्म यही है पुनर्बलन। बाकी ये प्रतिपुष्टि, माध्यम, अंतःक्रिया इन सब की आवश्यकता होती है जब भी आप संप्रेषण कर रहे होते हैं। तो दोस्तों 2018 का ये सवाल पेपर था CDP का। आपने कितने प्रश्न सही किए और कहाँ पे किस क्षेत्र में आपको समस्या आ रही है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगले सेशन में हम अगले चैप्टर का लेके आएंगे, अगले मतलब जो भी क्लासेस हैं या अगले ईयर का पेपर का सॉल्व पेपर होगा वो लेके आऊँगी मैं आप लोगों के लिए, जो भी 30 क्वेश्चन होंगे CDP के। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।